तो सबसे अहम सूबा जिस पर निगाह टिकी हुई है इस बार इन चुनाव में ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश और यूपी में 403 विधानसभा सीटें जिन पर नजर रहने वाली है, जिसके लिए सियासी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। तैयारियां पहले से चल रही थी, अब नई तैयारियों के साथ जनता को लुभाना होगा। लेकिन अब चलिए कुछ और फैक्टर्स पे भी नजर डाल लेते हैं। जब 2022 की बात हो रही है और चुनाव का ऐलान हो चुका है, इन सबके बीच 403 विधानसभा सीटों के लिए कड़ा मुकाबला जब होगा, असली मुकाबला बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। और यही वजह है कि हर पार्टी ने उन मुद्दों को हवा दी जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में किया जा सके। हालांकि हर चुनाव में यह सवाल होता है कि मुद्दों पर चुनाव या फिर चेहरों पर। यह सवाल यूपी में भी है, लेकिन मुद्दे कौन कौन से हावी हो सकते हैं इसके बावजूद इन चुनाव में अब ये भी देखिए, समझिए। पहला मुद्दा कृषि कानून। सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर एक बार फिर किसानों को मनाने की कोशिश की है अपनी तरफ से, ताकि किसानों के वोट बीजेपी के पक्ष में आ पाए। कितना काम करेगा चुनाव बताएगा। दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। दूसरा मुद्दा खूब लड़ाई हुई जिस पर कानून व्यवस्था। यूपी में कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने अपनी हर रैली और हर जनसभा में इस मुद्दे को उठाया है, अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की है। तीसरे मुद्दे की बात करते हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा। जी हां, यूपी इलेक्शन में अयोध्या, काशी और मथुरा का मुद्दा हावी रहा है। ये तीसरा मुद्दा है जो कि पुरजोर तरीके से तमाम सियासी पार्टियों ने, चाहे सरकार को घेरने के लिए या फिर बीजेपी ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, इस मुद्दे को उठाया है। ये तीसरा अहम मसला जो कि यूपी चुनाव में मुद्दे के तौर पर सामने आया है। और कानून व्यवस्था तो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं। कानून व्यवस्था जिस पर सियासी पार्टियां योगी सरकार पर खूब हमलावर रही हैं, और योगी सरकार इसी एक मसले पर खुद के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करती रही है। तो इसके अलावा बेरोजगारी एक अहम मसला है। न सिर्फ बेरोजगारी, बल्कि अगर ये भी बात करें चौथे मुद्दे के रूप में कि हिंदुत्व, जिसको लेकर यूपी में पार्टियों के बीच खूब बार पलटवार हुआ। ऐसे में इस मुद्दे को भी हर पार्टी ने लपकने की कोशिश की चुनाव से पहले। साथ ही पांचवें मुद्दे की बात करते हैं, कोरोना प्रबंधन। योगी सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए पुरजोर मेहनत की, ये बताने की कोशिश भी की, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, जबकि विपक्ष ने इसे योगी की हवाई बातें बताई। छठा सबसे अहम मुद्दा महंगाई का रहा। वो मुद्दा है जो सीधा पब्लिक की जेब से जुड़ा हुआ है। बढ़ती महंगाई को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस ने चुनावी रैलियों में खूब उठाया भी। सातवां मुद्दा युवाओं से जुड़ा मुद्दा जो कि बेरोजगारी का है। प्रचार के दौरान यूपी की सरकार ने बताया 5 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, जबकि दूसरी पार्टियों ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए। तो एक एक कर ये तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास योजनाएं, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जा रहा है। अगर विकास की बात की जाए तो चाहे एक्सप्रेसवेज की बात हो, नए अस्पताल बनाने की बात हो, बीजेपी ने अपने चुनावी रैलियों में विकास योजनाओं को खूब भुनाया है। पलायन संकट जो कि खूब जोर शोर से उठा था, ये नए मुद्दे के रूप में भी सामने आया है। लोग इस ओर भी ध्यान देते हैं। 10वां मुद्दा बिजली, सड़क। इन मुद्दों पर भी इस बार जनता को लुभाने की कोशिश हुई है। लेकिन अब इन कुल मिलाकर के इन मुद्दों में देखना यह होगा कि जनता इन पर कितना विश्वास करती है और किसे सत्ता की चाबी इन मुद्दों के आधार पर, अगर मुद्दों पर ही चुनाव होता है तो सत्ता की चाबी आखिर किसे सौंपती है। तो ये तो बात हुई मुद्दों की। लेकिन आपने सियासत में एक पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी, वो ये कि केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। और यही वजह है कि हर किसी की नजर यूपी पर टिकी है। ऐसे में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच अब आपको वो फैक्टर दिखाते हैं जिसका असर चुनाव में यूपी, बिहार जैसे पॉलिटिकल रूप से जो जागरूक राज्य है, यूपी, बिहार, ऐसे राज्यों में जबरदस्त रूप से देखने को मिलता है। और वो फैक्टर है जातीय गणित का। तो आइए अब आपको उत्तर प्रदेश का जातीय गणित भी समझा देते हैं, जो कि इन चुनाव में बेहद अहम होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कास्ट की, दलित। ये वोट बैंक उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दलित वोट बैंक 22% है। इसके अलावा मुस्लिम आबादी जिस पर निगाह रहेगी 19% है। और मुस्लिम आबादी के लिए ये किसके पक्ष में जाता है, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, इनका कोर वोटर माना जाता है। लेकिन ये इस बार किसके पक्ष में जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। इसके बाद कुछ और जातीय समीकरणों की बात करते हैं। राजपूत 5% के करीब है। ब्राह्मण वोट करीब 11%। सभी ब्राह्मण को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बार चुनाव में खूब देखने को मिल रहा है। ये 11% किस ओर जाए, किस ओर झुके, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। ये दो और इसके अलावा वैश्य 4% की आबादी लगभग वैश्य समाज की आती है। यादव जो है, खुद अखिलेश यादव जिस समाज से आते हैं, 10% ये भी आबादी है, जो एक तरीके से कोर वोटर समझे जाते हैं। यादव
यानी समाजवादी पार्टी के। कुर्मियों की अगर बात कर लें 5%, लोधी की अगर बात करें लगभग 3% उत्तर प्रदेश में लोधी समाज के लोग आते हैं। राजभर, ओम प्रकाश राजभर को, जी हां, जिनको लुभाने की भरपूर कोशिश हुई, आखिरकार अखिलेश यादव से उन्होंने हाथ मिलाया। 4% राजभर आबादी यूपी में निवास करती है। अन्य की अगर बात कर ली जाए तो 18% इनका भी आंकड़ा यूपी में जातीय समीकरण के रूप में निकलकर सामने आता है। तो यूपी का ये वो जातीय समीकरण है जो किसी को सत्ता में लाएगा, किसी के सपनों को चकनाचूर करेगा। और यही वजह है कि चुनावी रैलियों के दौरान हर पार्टी ने हर जाति को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, दिन रात एक कर दिया। यह जातीय समीकरण की बात हुई। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी फिजा में एक सवाल खूब तैर रहा है, वो ये कि ब्राह्मण शंख बजाएगा तो किसका रास्ता खुलता जाएगा। जी हां, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां जुट गई हैं ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने में, जो कि 11% है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया। सभी सियासी दल और नेता ब्राह्मणों की पैरोकार बनकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। 5 साल ब्राह्मणों को भूल चुके नेताओं को अचानक आखिर ब्राह्मणों की याद इस चुनाव क्यों आने लगी है? ब्राह्मण इतने जरूरी क्यों और कब हो गए? यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर सबसे सटीक हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे दिनेश शर्मा ने ब्राह्मण देवता परशुराम की भव्य मूर्ति का उद्घाटन किया तो ब्राह्मण नेताओं के मुरझाए चेहरे पर लालिमा खिल गई। रीता बहुगुणा जोशी ने इस प्रतिमा को बनवाया, दिनेश शर्मा ने फीता काटा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ताली बजाई, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी मौजूदगी दिखाई। बीजेपी का हर बड़ा ब्राह्मण नेता एक फ्रेम में नजर आया। हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, लेकिन मैं समझता हूँ दूसरे कुछ लोगों के लिए आज जो मौसमी चुनाव का जो मौसम है, कुछ लोग मौसमी राम भक्त हो गए। का अनावरण किया गया और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के जो ब्राह्मण मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता, सांसद, विधायक यहाँ पर मौजूद रहे। भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया और उसके साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद रीता बहुगुणा जोशी और तमाम बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। और ये जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए पर्याप्त है कि ब्राह्मण मतों पर दावेदारी के लिए सभी सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर ब्राह्मण मतों पर अपनी दावेदारी ठोकी और आज भारतीय जनता पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर ये बताने की कोशिश की है कि ब्राह्मण मतों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज भी उतनी मजबूती से खड़ी है जितना कि पहले खड़ी हुई थी। एक हफ्ते से बीजेपी और सपा के बीच जैसे कंपटीशन चल रही है, कौन कितना बड़ा परशुराम भक्ति दिखा सकता है। भक्ति में शक्ति होती है और शक्ति अगर मिल जाए तो सत्ता ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। एक हफ्ते पहले लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया था। और अब बीजेपी ने अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की प्रतिमा के उद्घाटन के मौके को एक मेगा इवेंट में बदल दिया था, जैसे अपने पावर के प्रदर्शन का जरिया बना रहे हैं। बीजेपी को अचानक ब्राह्मणों की याद इतनी तेज क्यों आने लगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बीते 5 सालों में ब्राह्मणों के लिए या उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ उसे बेहद करीब से देखना होगा। खबर है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है और इस खबर ने लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं को हिलाकर रख दिया है। यूपी के 11% ब्राह्मणों को बनाने के लिए पार्टी अब नई नई तरकीबें सोच रही है और भगवान परशुराम उसके लिए सबसे जरूरी शस्त्र हैं। यूपी में सबसे ज्यादा आबादी है ओबीसी की, करीब 42%, यानी वोट बैंक में भी ये आबादी नंबर 1 है। फिर नंबर आता है दलित जो 22% है। उसके बाद आते हैं मुसलमान जो करीब 19% है। उसके बाद आते हैं जाटव जो करीब 14% है। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण जो करीब 11 से 12% के बीच हैं। यानी वोट बैंक के लिहाज से देखें तो ब्राह्मणों का नंबर 5वां है। इसके बाद भी ब्राह्मण यूपी की पॉलिटिक्स में आजकल माननीय बने हुए हैं, क्योंकि यूपी का पॉलिटिकल ईसीजी ब्राह्मणों पर ही टिका होता है। लेकिन 2017 के बाद से ये ब्राह्मण बीजेपी से जरा खफा से हैं। इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। इसमें से एक है एनकाउंटर पॉलिसी।
विकास दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्र, उमाकांत तिवारी समेत 6 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो गया। अगस्त 2018 में प्रदीप पांडे का एनकाउंटर हो गया। लखनऊ में सुनील शर्मा और राकेश पांडे का एनकाउंटर भी बहुत चर्चा में रहा। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र बड़े ब्राह्मण नेता हैं और वो दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार में 400 ब्राह्मणों को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार में 500 ब्राह्मण नेता मारे गए। खुशी दुबे के हाथों की मेहंदी फीकी भी नहीं पड़ी कि उसे जेल में डाल दिया गया, जबकि बिकरू कांड में उसकी भूमिका अभी तक साफ नहीं है। 2017 में बीजेपी की सरकार बनते ही गोरखपुर वाले हरिशंकर तिवारी के हाथे पर छापा पड़ गया था। 2018 में गोरखपुर में बीजेपी ने ब्राह्मण उपेंद्र शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन आरोप है कि योगी ने आधे अधूरे मन से प्रचार किया और शुक्ला जी चुनाव हार गए। बीजेपी सरकार में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, सरकार उनकी जान बचा नहीं पाई। लखनऊ में विवेक तिवारी का फर्जी एनकाउंटर हुआ, जिसने सरकार की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया और एंटी ब्राह्मण छवि बना दी। पूरी फहरिस्त है जिसने योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मणों में नाराजगी भर दी। राजनीति को सदैव ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी इतना सीरियस है कि अभी तक यूपी के ब्राह्मण नेताओं के साथ साथ दिल्ली में 2-2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। एक बैठक चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ तो दूसरी बैठक जेपी नड्डा के साथ। लाख झंझावतों के बाद अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बीजेपी हटा नहीं पा रही। इसी बैठक में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने 15 सूत्रीय एक पत्र सौंपा, जिसमें परशुराम भगवान की जन्मस्थली और लखनऊ के एक स्थल को उनके नाम पर विकसित करने का जिक्र किया गया। इसके बाद आला कमान ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, जो 4 जनवरी से ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दौरे पर है और ब्राह्मणों के घर जा रही है। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण नाराज नहीं है। ब्राह्मण राष्ट्र के साथ है, ब्राह्मण सत्य के साथ है, ब्राह्मण धर्म के साथ है, संस्कृति के साथ है। ब्राह्मण त्याग करता है, ब्राह्मण हमेशा प्रेम करता है उस पार्टी को जो देश की पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, धर्म की पार्टी है, जो रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, देश को चलाती है। ब्राह्मण उनके साथ है, ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहे हैं। ब्राह्मण बड़े प्रेम से प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राम राज्य के सपनों के साथ। वैसे तो ब्राह्मणों के मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड अगर देखने में खराब लगता है तो कागजों पर वो रिकॉर्ड अच्छा भी नजर आता है। पिछले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने दिल खोलकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया, यानी कि 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। साल 2012 में तकरीबन 38% ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। वहीं साल 2007 में तकरीबन 40% ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। यानी कि पिछले 5 चुनावों पर नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनकर आए। यही नहीं, योगी सरकार में सबसे ज्यादा यानी कि कुल 8 ब्राह्मण मंत्री भी हैं। अकेले बीजेपी को ब्राह्मण नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी भी बीजेपी से नाराज ब्राह्मणों को अपने यहाँ खुलकर स्पेस दे रही है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में परशुराम की मूर्ति और फरसे का अनावरण किया, तो प्रियंका गांधी ने भी अपने परंपरागत वोटों को वापस लाने की कोशिश की। बीएसपी ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा का नारा बुलंद कर रही है। बीजेपी सरकार चुनाव से पहले आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण का ऐलान कर चुकी है, तो अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेताओं की पार्टी में एंट्री करवाई। बीएसपी ज्यादा से ज्यादा टिकट ब्राह्मण नेताओं को देने का प्लान बना रही है, तो प्रियंका अपने ब्राह्मण नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा को अपने साथ अपने मंच पर जगह देती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको, हर वर्ग को सम्मान दिया, इज्जत दी, ताकत दी, और खासकर ब्राह्मणों को, चाहे माननीय मातम शाह जी को स्पीकर बनाने की बात हो या प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जैसे लोगों को IIM अहमदाबाद की नौकरी से ला करके कैबिनेट तक पहुंचाने की बात हो। समाजवादियों ने हमेशा विश्वास किया है, हमेशा आगे बढ़ाया है। इस बार भी पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देगा और बहुमत की सरकार बनेगी। क्योंकि सियासी दलों ने जब जब ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतारा तो प्रदर्शन शानदार रहा। यकीन न हो तो 2007 से अब तक के आंकड़े देखिए। बीएसपी ने 2007 में 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 41 ब्राह्मण उम्मीदवार जीत कर आए। 2012 के चुनाव में एसपी के पास 21 ब्राह्मण विधायक थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 56 ब्राह्मण जीत कर आए, जिनमें से 46 विधायक बीजेपी की टिकट से विधानसभा पहुंचे। खैर, ब्राह्मणों को रिझाने के कंपटीशन में बाजी किसके हाथ लगती है? क्या भगवान परशुराम को माला पहनाने से यूपी का ब्राह्मण जीत की माला पहना देगा? इसके लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा।